हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है। वेलकम है संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज राघवेंद्र सर आपको कराने वाले हैं लाइट चैप्टर के टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, जो भी आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, सभी चारों चैप्टर का मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊंगा और सारे का सिलेबस का मिलाकर भी एक वीडियो बनेगा। तो आपको हर एंगल से हर तरीके का वीडियो मिलेगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का मकसद है कि लाइट चैप्टर के टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है एक ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, एनालाइज करना पड़े, है ना। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट वही होगा जो आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे केस बेस्ड हो, या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आप भी तैयार हो जाइए और राघवेंद्र सर आपको फिजिक्स के हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको 2x या 1.5x पर देखना, है ना। और जो क्वेश्चन आए उसे पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना और फिर अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा है फॉर द डायग्राम शोन, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यानी कि अगर इस डायग्राम के हिसाब से चलें तो इस ऑब्जेक्ट ए ओ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि ये डायग्राम में ये मिरर है कि लेंस है। तो अगर हम बात करें, ये साफ साफ दिख रहा है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, मिरर का होता है। अब ये मिरर में कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहां आपने डायग्राम देखकर ही समझ लिया कि ये कॉनकेव मिरर है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ा, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब कॉनकेव मिरर के सामने ये रहा इस कॉनकेव मिरर का फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ रखा है। तो अब आप इसकी पोजीशन देखें, पोल और फोकस के बीच में। तो अब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है एनसीईआरटी चैप्टर में। तो जब भी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है ना। इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है, और चौथी बात मिरर के पीछे बनती है, यानी यहां बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसका इमेज बनाने की कोशिश करूं, ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और जब जब इमेज क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है, प्लस होता है। और बड़ी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब ये कौन से ऑप्शन में है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है तो प्लस यानी पॉजिटिव। अब वैल्यू क्या होगा, मोर देन 1। ठीक है, तो ये हमारा साइन आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, बी। बात समझ में आई। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब आपने इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट पढ़ा, उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन डायरेक्ट ना पूछकर आपको थोड़ा घुमा के दिया। ठीक है, कि एक आपको डायग्राम दे दिया, खुद समझना था आपको कि मिरर का है तो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स मिरर का था। ठीक है, और फिर याद करना था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, फिर उससे डिसाइड करना था कि मैग्निफिकेशन का साइन और वैल्यू क्या होगा, और तब ऑप्शन पे टिक करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रखना, जब जब मैग्निफिकेशन का साइन प्लस होगा इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो साइन मैग्निफिकेशन का प्लस होगा। बड़ी इमेज बनेगी, बड़ी किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 होगा। बराबर साइज की बनेगी तो m इक्वल टू 1 होगा, और छोटी इमेज बनेगी तो m इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर पूछा है। क्या दिया है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44 एंड दैट फॉर अल्कोहल इज 1.36 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी केरोसिन का एयर के रेस्पेक्ट में 1.44 है और अल्कोहल का एयर के रेस्पेक्ट में 1.36 है। तो आपको बताना है कि क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल। अब बच्चों ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व? तो ध्यान रखो, जिस मीडियम का पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे केरोसिन का पूछा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन क्या होता है? एन। तो एन ऑफ केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, तो जाहिर सी बात है किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू आपको ऊपर रखनी पड़ेगी। ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा? अल्कोहल के, तो एन अल्कोहल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में जो दिया है, ये वैल्यू आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो जिसका पूछे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू नीचे। ठीक है, तो एन केरोसिन अपॉन एन अल्कोहल। अब एन केरोसिन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन कितना दिया है? 1.44 दिया है, तो ये हो जाएगा 1.44 अपॉन 1.36। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, 1.05। ठीक है, क्लियर? तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, आपको दो अलग अलग डाटा दिया था, एयर के रेस्पेक्ट में केरोसिन और अल्कोहल दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था, और फिर केरोसिन का अल्कोहल के रेस्पेक्ट में पूछा था। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी बता दिया। जिसका पूछे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में नीचे, फिर दोनों का रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन को लिख देता हूं 5 स्टार, यानी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चले, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आ गया आपका आंसर? अब मैं इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं, आप अपने आंसर से मैच करना। तो यही आपका तरीका होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, नहीं बनता है या बन जाता है तो फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करो, तब पता चलेगा आपको कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू टर्पेंटाइन ऑयल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द टर्पेंटाइन ऑयल। यानी कि आपको बोला है, दो मीडियम दिया है, एक मीडियम एयर है जी सर, और दूसरा मीडियम क्या है? टर्पेंटाइन ऑयल, टारपीन का तेल है ना। और लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है? एयर टू टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? तो ये जाना था सीधे, ये थोड़ा सा बेंड हो गई। अब आपको क्या पूछा है? स्पीड ऑफ लाइट इन द टर्पेंटाइन ऑयल। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टर्पेंटाइन ऑयल क्योंकि डेंसर है, कैसे पता चला? अरे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.47, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, और टर्पेंटाइन ऑयल का कितना है? 1.47, यानी कि टर्पेंटाइन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये टर्पेंटाइन ऑयल मीडियम डेंसर है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब वो कम होकर कितनी हो गई वही निकालना है। तो इसे किस फॉर्मूले से निकालेंगे? तो आपको n पता है, आपको c पता है, तो v निकल जाएगा। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? n = c/v। कौन सा? n = c/v। देखो मैं सॉल्व करता हूं, n = c/v। जिस मीडियम का n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखोगे
उसी मीडियम में लाइट की स्पीड पता चलेगी। ठीक है, अब मुझे v चाहिए, मुझे n पता है, तो ये v इक्वल टू c बाई एन रख सकता हूँ। हाँ, v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यहाँ मीडियम कौन सा है, टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, c कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, अपॉन n, n कितना है 1.47, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.47। ठीक है, अब 3 अपॉन 1.47 करो सॉल्व, और ये पावर में आपका 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये आपका C जाएगा 2.04, क्योंकि अगर 1.5 होता तो एग्जैक्टली 2 जाता, 2 टाइम्स, लेकिन ये 1.5 से थोड़ा सा कम है, तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम्स जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2.04। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर? तो आपको मैं क्वेश्चन की हर वैरायटी करा रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड की, जो इस चैप्टर पे बन सकता है। ठीक है, लाइट चैप्टर पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है जो आपने एनसीईआरटी चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन कहीं भी एनसीईआरटी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बहुत ज्यादा कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन एग्जाम में दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के बाद कई बच्चे घबरा जाएंगे, अरे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, पर चीजें जो टॉपिक है सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, बस उसको अलग एग्जाम्पल लेकर पूछा है। तो यहाँ एग्जाम्पल किसका लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो ये आप क्या देख रहे हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है तो उस इमेज का रे डायग्राम ये यहां दिया है, और यहां लिखा है रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस लिए यूज करते हैं, किसी छोटी सी ऑब्जेक्ट जो हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रही है उसको देखने के लिए। उसको देखना का मतलब कि जब वो छोटी सी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनेगी तभी तो दिखाई देगी। तो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और उसका जो रे डायग्राम है वो यहां दिखा है। अब इस रे डायग्राम में देखो 2 लेंस दिख रहे हैं आपको, है ना। इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। एक लेंस ये दिख रहा है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं L1, और दूसरा लेंस ये दिख रहा है जिसे हम आईपीस कहते हैं और L2 भी कह देते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई उसका मैग्निफिकेशन का सही वैल्यू और साइन क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, इमेज कहां बना रहा है और ऑब्जेक्ट कहां है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का ये बन रहा है क्या, इमेज। तो आपको इन 2 चीजों को देखना है, ये ऑब्जेक्ट को और इमेज को। जरा देखो तो क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। वो कैसे इमेज बना रहा है, तो पहली बात आप देख रहे हो उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, है कि नहीं। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, तो जब इमेज बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड, या कह लो एनलार्ज। ठीक है, अब आप बताओ जब आपके पास ये पता चल गया है ना कि इमेज का नेचर पता चल गया, तो मैग्निफिकेशन का साइन पता नहीं लगा लोगे बहुत आसानी से। जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है, माइनस, और जब बड़ी इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1, और साइन क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव। तो ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है,
तो हमारा आंसर आ गया, आंसर इज डी ऑप्शन। अब देखो कितना प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बात समझ में आई, पूछा हुआ क्वेश्चन है। साल 2021 में बोर्ड एग्जाम 2 बार हुए थे, टर्म 1 टर्म 2, और ये टर्म 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके 2024 में हो सकता है आ जाए, यू नेवर नो, क्या पता आपको। तो कंसेप्ट तो आपको पता था, देखने से पता चल रहा है, बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम्पल ले लिया, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा, थोड़ा घुमा दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर ली, लेकिन डरना नहीं है ना, बहुत सिंपल सी चीज थी। अब आपको बस यहाँ देखना था, तो यहाँ एक लेंस है, ऑब्जेक्ट छोटा है, उसकी बड़ी इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो इसी इमेज की मैग्निफिकेशन पूछा गया था, तो आपने इमेज देखकर पता लगा लिया उसका नेचर, और नेचर से पता लगा लिया मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन से पता लगा लिया अपना आंसर। क्या बात है, क्या बात है, मान गए भाई, मान गए, है कि नहीं। मैग्निफिकेशन का साइन माइनस और वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन नेगेटिव। चल क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। कोई कन्वर्जिंग लेंस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है उसे इन चारों में से किस डायग्राम में सही दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो अब आपके कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में, लेकिन अब उसे अप्लाई करना, उसे एनालाइज करना होगा, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, मिरर में भी और लेंस में भी, और वो रूल आपको पता होना चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, रूल नहीं पूछा आपसे, आपको रूल पता है, अब उस रूल को आप अप्लाई करके देखिए कि कौन सा गलत है क्या सही ऑप्शन है। तो ये रहा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एनालाइज करना होगा, तो सोचना पड़ेगा, है ना, दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होगी वो लेंस से, चाहे कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव लेंस हो, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब यहां देखो ये ऑप्शन में क्या लिखा है, 2 इंटू फोकल लेंथ, यानी जो ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको फोकस से गुजरना चाहिए, तो ये फोकस से दुगनी दूरी से गुजर रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये तो गलत बात है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि फोकस से गुजरता है, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट के से निकलने वाली जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से गुजरनी चाहिए, फोकस से, और यहाँ क्या लिखा है 2 इंटू फोकल लेंथ, यानी फोकस से ना गुजर के फोकस की डबल डिस्टेंस से गुजर रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी गलत हो गया। कंसेप्ट से आप ऑप्शन को सही है कि गलत डिसाइड कर रहे हो। सी क्या कह रहा है देख लेते हैं, सी कह रहा है कि देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इससे निकलने वाली, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर रही है, ठीक है। और जो दूसरी लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो सीधे गुजर जा रही है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि रूल यही कहता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास होगी वो सीधी गुजर जाएगी, तो ये सीधी गुजर गई और ये दोनों आकर यहाँ स्क्रीन पर मिली और यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो सी तो सही है डायग्राम में। डी में गलती ये है, ऊपर वाला डायग्राम तो सही है कि पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगी, लेकिन जो फोकस से गुजर के लेंस से रिफ्रैक्शन होगी वो तो पैरेलल हो जाना चाहिए, ये ऐसे ऊपर गुजर रही है तो इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इस लाइट रे को तो ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाना चाहिए था, ये ऊपर जा रही है, ऐसा कैसे होगा, तो ये ए बी डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, मेरे सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, आपको पढ़ना होगा, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए और फिर जो आपका आंसर आता है उसे मेरे आंसर से मैच कीजिए, फिर सही है कि गलत, आपसे गलती कहाँ हुई
ठीक है, सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो और अच्छी बात है कि गलती पकड़ में आई। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको हमेशा काम आएगा जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे यार ये तो हमने पढ़ा था, अभी पहला ही क्वेश्चन था, याद आया कुछ? और ये बहुत स्पेशल केस है और इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार बनता है। तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अब कहा है कि कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। तो ऐसा कब होता है कि कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाए? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती है? तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तब जाकर जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, एनलार्ज बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो आपका इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? बिटवीन पोल एंड फोकस। पहला क्या लिखा था? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत हो गया। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत हो गया क्योंकि तब भी रियल बनेगी इमेज। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत हो गया क्योंकि तब भी रियल इमेज बनेगी। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, हाँ ये सही है क्योंकि तब जाकर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तभी उसकी इमेज कॉनकेव मिरर कैसी बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बनाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, तो देखो एनालाइज करना पड़ रहा है, यहां आपको बताया नहीं इमेज कैसी बन रही है, आपको इमेज बता दिया कैसी है और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कहाँ है। दो तरफा क्वेश्चन हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में देकर इमेज के बारे में पूछे, इमेज के बारे में देकर डिटेल्स ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे कहाँ है ना, या ऑब्जेक्ट और इमेज बताकर ये पूछ ले कि मिरर कैसा है, कौन सा है, लेंस कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर चीज एनालाइज करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड विद द मैग्निफिकेशन +3। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस? अच्छा, अब देखो ये लेंस का केस है। ठीक है, लेंस जो इमेज बना रहा है वो कैसा है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड है। अब वर्चुअल, इरेक्ट तो दोनों लेंस इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स भी बनाता है और कॉनकेव भी बनाता है, लेकिन मैग्निफाइड सिर्फ कौन बनाता है बताओ? सिर्फ कॉन्वेक्स बनाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस हमेशा क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो एक केस में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बनाता है। कब? तो देख लो, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है सर, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये उसका फोकस हो गया, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये आपने क्या रखा? ऑब्जेक्ट को। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखिए, ये पोजीशन क्या है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आपका सी ऑप्शन है और हम जय माता दी बोल के सी टिक कर देंगे। अब बताओ आपका आंसर कैसा था, सही था कि गलत? तो ये ध्यान रखना है, सही था, बहुत बढ़िया। गलत हुआ तो ये देखो कहाँ गलती हुई। तो आपको मिरर और लेंस का हर इमेज फॉर्मेशन का केस पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में रटा होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखो ये वाला केस है, देख रहे हो?
कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, डबल फोकस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड है ना, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। A parallel beam of light is made to fall on a concave lens. ठीक है, an image is formed at a distance of 7 cm from the lens. Choose the incorrect statement. तो क्वेश्चन इस बार कॉन्केव लेंस पे है। ठीक है, कॉन्केव लेंस कैसा होता है सर, बीच में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कहने का मतलब ऐसा। ठीक है, चाहो तो नीचे भी एक पैरेलल बीम ले लो। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डाइवर्ज कर देता है। तो ये लाइट रेस क्या होंगी, ये ऐसे दूर हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, क्लियर। तो इधर से देखने पे लगेगा कि ये लाइट रे यहां किसी पॉइंट से निकल रही है, ऐसे शू शू, है ना। तो अब इन पॉइंट्स रेस को पीछे बढ़ाने पर डॉट डॉट डॉट, यहां क्या मिल रहा है, यहां एक ऐसा पॉइंट नजर आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से निकलती हुई लाइट रे दिखाई दे वो फोकस हो गया किसका, कॉन्केव लेंस का। ठीक है, क्लियर। अब ये जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, रियल नहीं, क्योंकि रियल इमेज तब बनती है जब सचमुच में लाइट रेज मिलती हैं। यहां लाइट रेज मिल कहां रही हैं, ठीक है, सचमुच में नहीं मिल रही, अपीयर हो रहा है। और वैसे भी कॉन्केव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल बनाता है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बना कहां, फोकस पे, वो कैसा है, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और इरेक्ट है, बहुत ही छोटा यानी बहुत ही डिमिनिश्ड, हाईली स्मॉल कह लो या हाईली डिमिनिश्ड कह लो। ठीक है, क्लियर। और ये लिखा है कि जो इमेज बन रहा है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर बन रहा है। तो यानी ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, और यही डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। इसका मतलब इस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं लेंस के केस में, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के लिए किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो ये साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो ये बातें करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है बच्चा, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, गलत, ये इनकरेक्ट है। द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाँ बहुत छोटा बन रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज प्लस, अब क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है इमेज, तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो प्लस होगा। तो ये बी सी डी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता था। तो ये गलत है, और गलत ही पूछा था। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक चींटी नजर आ रही है, जो कहाँ है इसका पोजीशन, अब आप देख लो डायग्राम में। अब पूछा है कि इस चींटी, ये चींटी क्या है आपके लिए, ऑब्जेक्ट है। तो इस चींटी की जो इमेज बनेगी वो इमेज देखने में इन 4 ऑप्शन में से किसके जैसी होगी। तो अगर आप चींटी को ध्यान से देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। यानी कुल मिला के केस ये हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट के साइड ही बनती है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल बनती है और बड़ी बनती है। तो यानी अगर ये चींटी ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इस पोजीशन पर चींटी को रखने पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखने पर, इसकी जो इमेज बनाएगा वो बड़ी बनाएगा और वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी बनाएगा। तो बड़ी और सीधी चींटी की इमेज इन चारों में कहाँ नजर आ रहा है, पहला
सीधा तो है लेकिन बड़ी नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी गलत है, क्यों? उल्टी है, तो उल्टी इमेज यानी इन्वर्टेड रियल, जबकि होगा क्या? वर्चुअल इमेज। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा केस जो कि बड़ा भी है और सीधा भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, सी होगा। डी गलत, क्योंकि उल्टी इमेज थोड़ी बनेगी, क्योंकि ये जो इमेज है इस चींटी की, यहाँ जो इमेज बनी वो कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसे चींटी की ये ऑब्जेक्ट में देखो चींटी कैसी सीधी है, ठीक है, तो यहां भी वो चींटी ऐसे नजर आएगी, सीधी, है ना, ऐसे ऐसे नजर आएगी, सीधी नजर आएगी, है ना, उल्टी नजर नहीं आएगी। तो उल्टा वाला दो ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। अब बचा सीधा वाला ये और ये। अब साथ ही साथ ये जो इमेज बनती है ये बड़ी बनती है। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ी कौन है? ये इमेज। तो ये ऑप्शन कौन सा है? सी। तो हमारा आंसर होगा सी। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ना बोलकर चींटी बोल दिया गया। तो आपको यहाँ समझना था कि ये भैया जो चींटी है, एंट है, वही हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और फिर जो इमेज का नेचर वो हमको पता लगाना था, और उस इमेज के नेचर के हिसाब से आपको ऑप्शन मैच करना था। जो ऑप्शन मैच किया हमने टिक कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन के हमेशा 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपको पहले असर्शन पढ़ो, डिसाइड करो कि वो सही है कि गलत, फिर रीजन पढ़ो, डिसाइड करो सही है कि गलत, फिर ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो असर्शन में क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, बिल्कुल सही, ट्रू है। क्यों सर? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर आप फॉर्मूले को देखो, चाहे यही फॉर्मूला देख लो, c अपॉन वी। तो c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये भी तो लाइट की स्पीड है, तो बस मीडियम में, तो इसकी भी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगी। अब ये दोनों यूनिट सेम है तो कट जाएंगे, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं उसका कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। यही तो लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ट्रू स्टेटमेंट। रीजन में लिखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। जाहिर सी बात है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट। बस अंतर यह है कि ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में, और नीचे जो स्पीड ऑफ लाइट v है वो किसी मीडियम में, लेकिन है तो स्पीड ऑफ लाइट, यानी सिमिलर क्वांटिटी। और सिमिलर क्वांटिटी का यूनिट भी सेम, यूनिट भी सेम होगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो यूनिट होगी वो कुछ भी नहीं होगी, नो यूनिट। तो इसका मतलब रीजन जो है कि ये दोनों दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। बात बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू भी है और पहले वाले असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा बच्चा। और भैया ये हमारा आंसर आ गया। भैया केजी अपॉन केजी कट गया, नो यूनिट। न्यूटन अपॉन न्यूटन कट गया, नो यूनिट। उसी तरह मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नो यूनिट, है ना। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path। बिल्कुल सही है। किसी कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौटती है, यानी अपने रास्ते को रिट्रेस करती है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। यानी कहने का मतलब ऐसा है, ये कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लाइट रे ऐसे गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी रास्ते पर वापस लौट गई। तो ये होता है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन में क्या लिखा है? द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इस मिरर का ये जो पॉइंट हुआ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। अब ये जो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए
मिरर पे टकरा रही है तो वो मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर टकरा रही है। जी हाँ, परपेंडिकुलर टकराने की वजह से जो एंगल आई है वो 0 डिग्री, हाँ ये मत समझना 90 डिग्री। अरे भैया मान लो ये मिरर है और लाइट रे ऐसे आएगी तो नॉर्मल भी तो ऐसे ही होगा सरफेस के नॉर्मली, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। ठीक है, तो एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल आर 0 होने के लिए इसको वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये जो रीजन है बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, है ना। तो यहां आंसर क्या होगा? यहां आंसर ए होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर सरफेस के नॉर्मली या परपेंडिकुलरली रे इंसिडेंट ना हो तो वो कभी भी अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी, यानी रीजन जो है वो सही दिया है, तो फिर हमारा ए ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? चल फिर नेक्स्ट असर्शन, द फॉर्मूला कनेक्टिंग u v and f यानी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर ए स्फेरिकल मिरर इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो लेंस मिरर में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, तो कह रहा है असर्शन में कि ये जो मिरर फॉर्मूला है ये हर स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए वैलिड है। तो ये मिरर फॉर्मूला कब पढ़ते हैं? या तो कॉनकेव मिरर में या तो कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तो स्फेरिकल मिरर है ना, तो उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ भी हो, इन्फिनिटी से लेकर कुछ भी हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन में क्या लिखा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो केवल प्लेन सरफेस पे अप्लाई होता है। बताओ बात सही है कि गलत है? बताओ, है ना। तो बात तो बिल्कुल सही है। क्लियर? मतलब सही का मतलब कि प्लेन सरफेस का मतलब ये है कि ये प्लेन मिरर की बात नहीं कह रहा है ना, प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए भी वैलिड होता है, केवल प्लेन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता। मतलब बात समझ में आई? तो यहां आपको रखना है कि ये आपका गलत है, फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है ना। लेकिन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखो मिरर फॉर्मूला अलग है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अलग है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल आई = एंगल आर, ठीक है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है और स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। लेकिन यहाँ असर्शन में क्या लिखा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, यानी कि केवल प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है। ऐसा गलत है, क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वैलिड है। क्या जब भी कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या आई और आर एंगल बराबर नहीं होते? होते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां भी वैलिड है, केवल प्लेन मिरर प्लेन सरफेस के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन जो लेंस का जो फॉर्मूला है, सॉरी मिरर का जो फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये तो स्फेरिकल मिरर के लिए ही है, किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए है, तो बात बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए गलती समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। ए लेंस फॉर्म्स ए ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर बन रही है इमेज, लेकिन वो इमेज ब्लर बन रही है। ठीक है, अब आपको बोला है कि आप क्या ऐसा चेंज करोगे, किसमें? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में और लेंस के फोकल लेंथ में, ताकि जो वो ऑब्जेक्ट की इमेज बने वो क्लियर दिखाई दे। ठीक है, शार्प और क्लियर इमेज बने। तो आपको क्या करना है? अब आपको ये बताना है कि आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कम या ज्यादा करोगे, और दूसरा
फोकल लेंथ ऑफ लेंस को कम ज्यादा करोगे। अब आपको कम या ज्यादा दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है कि ऐसा क्या करोगे ताकि जो स्क्रीन पर जो इमेज बने वो शार्प और ब्लर ना बने, यानी एकदम शार्प इमेज बने, दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे। अभी तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर बात ऑब्जेक्ट की आई, स्क्रीन अपनी जगह फिक्स है, लेंस अपनी जगह फिक्स है, मैं ना लेंस को मूव करूं ना स्क्रीन को मूव करूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा आप भी बताओ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता हूं तो ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने की वजह से ये जो लाइट रे हैं ये क्या होती जाएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती जाएंगी। कैसे सर, जरा इमेजिन करो, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, हाँ बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, बताओ, बहुत दूर, ठीक है। तो बहुत दूर रखने पर ये जो क्या कहते हैं लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होकर कहाँ आएंगी, अगर ये लाइट रेज क्या हो जाएंगी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये लाइट रेज हो जाएंगी पैरेलल, और पैरेलल आने वाली लाइट रे मतलब कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होकर कहाँ मिलती है, फोकस से, ठीक है। तो यहाँ मिलेंगी, जबकि मिलना कहाँ है उसको, यहाँ। तो हमको ऑब्जेक्ट अभी कहाँ इमेज बन रहा है, यहाँ बन रहा है इमेज, ठीक है। तो हमको इमेज को उठाकर स्क्रीन पे तरफ ले जाना है, क्लियर। तो उसके लिए अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर करोगे तो जो उसकी इमेज है वो स्क्रीन पे ना जाके वो तो और इधर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आप दूर ना ले जाके पास ले आओगे तो जो इमेज है वो दूर शिफ्ट होगी और वो स्क्रीन पे बन जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर आपको ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए, ऑब्जेक्ट की इमेज शार्प तरीके से दिखनी चाहिए स्क्रीन पर, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, लेंस के करीब लाओगे। तो पहला पार्ट का आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ना चेंज करना पड़े, स्क्रीन अगर ना चेंज करना पड़े, लेकिन आप फोकल लेंथ चेंज कर सकते हो, तो फोकल लेंथ क्या करोगे, अब आप ही बताओ। अभी फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस की दूरी, और फोकस क्या होता है, जहां लाइट रेज मिलती है। तो अभी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की जो दूरी है वो ये है, ये रहा फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट रेज फिर यहां अगर मिलने लगे तो इमेज यहां बनेगी, तो मेरा फोकल लेंथ भी लेंस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे इमेज को स्क्रीन पे ले जाना है तो उसके लिए लेंस का फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है जिससे मैं इस ब्लर इमेज को स्क्रीन पर फोकस करके क्लियर बना सकता हूं। पहला मेरे पास ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब ले जाऊं, दूसरा इस लेंस का फोकल लेंथ क्या कर दूं, बढ़ा दूं, ठीक है। यही मेरा दो आंसर है और इसी को मैं यहां लिखूंगा, डिक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस एंड इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्लियर, ये दो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। रीजन मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये जो इमेज है ये स्क्रीन पे ना बनकर ये और इधर लेफ्ट साइड बनेगी, तो आपको तब भी ब्लरी दिखाई देगी, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 है असर्शन रीजन का, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ट्रू है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते ही हैं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस ओनली, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाती है, बात सही, लेकिन सिर्फ कॉनकेव लेंस बनाती है ये बात गलत है, तो ये रीजन आपका फॉल्स है। क्यों सर, अरे कॉन्वेक्स लेंस भी तो एक केस में वर्चुअल इमेज बना लेता है, वर्चुअल इमेज आपका कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है और कॉनकेव लेंस भी बनाता है, लेकिन यहां क्या लिखा था, सिर्फ ओनली लिखा था कि सिर्फ कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस ही वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये जब ओनली का केस आ गया तो ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, यहाँ ओनली आते ही मैंने थोड़ा अलर्ट हो गया,
अरे बाप रे बाप, ये क्या क्या कह रहा है? डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस ही सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। गलत। हमने अभी देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो। बनाता है कि नहीं? ये वाला केस याद करो। ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है कि नहीं? लेकिन तब जब ये ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब जाकर कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी सिर्फ कॉनकेव लेंस नहीं बनाता, कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है। तो यहां ओनली लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, असर्शन ट्रू है, ऑप्शन सी होगा और सी हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? रे 1 रे 2 इस x, अब ये x क्या है यही आपको बताना है। इससे पास होकर जब निकल रही है तो ये यहां से निकल रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आपको पूछा है कि ये x क्या है। अब जरा रे 2 और रे 1 को आगे बढ़ाओ तो निकलना था यहां से, निकल यहां से रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पैरेलल है। हाँ सर पैरेलल है। और ऐसा लग नहीं रहा कि ये शिफ्ट हो गई है, लैटरली शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ। तो पैरेलल लाइट रेज एमर्ज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, है ना, और लैटरली शिफ्ट भी हो रही हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब लाइट रे किससे पास हो? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो ये एक्स क्या होना चाहिए? ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये ऐसा डायग्राम है, याद करो। ये आई लाइट रे, रिफ्रैक्ट हुई और फिर ये ऐसे गुजर गई। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल होती है ये एमर्जेंट रे, और हल्का सा लैटरली क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये तभी होता है जब लाइट रे किससे पास हो? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो ये एक्स क्या है? ये एक्स ना तो लेंस है, ना तो प्लेन मिरर है, ना प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो आपको डायग्राम से समझना था। अब यही है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ये ऐसा डायग्राम है और आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया, तो यहां से यहां तक के बीच में आपकी दिमाग का खेल है, और ऐसे ही क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 15 हमने कर लिया है, यानी आधा पहुंच गए, आधा और बाकी है क्वेश्चंस। ए पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इससे 1 मीटर की दूरी पर एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, नो डाउट। अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। अब ये क्या करता है? 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ने का मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये 40 आगे बढ़ा, इसका मतलब अब मिरर और आदमी यानी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस रह गया वो कितना रह गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब द न्यू डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड हिज इमेज इन द प्लेन मिरर इज। अब यहां आपको प्लेन मिरर में इमेज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लेन मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने दूरी पे उसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे था? मिरर से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर पे, तो इमेज भी 1 मीटर दूरी पर बन रही थी। ठीक है, लेकिन अब जब ये 40 सेंटीमीटर आगे आया, कौन? ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्टेंस कम हुई, तो डिस्टेंस को बराबर रखने के लिए इमेज को भी तो 40 सेंटीमीटर आगे आना पड़ेगा। तो इमेज भी 40 सेंटीमीटर आगे आ गई, तो मिरर से अब इमेज की भी डिस्टेंस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका इमेज। ठीक है, अब पूछा है कि पर्सन यानी ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो 60 है यानी 120 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर यानी 1.2 मीटर, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई? आपको ये नहीं पूछा है कि पर्सन और मिरर के बीच की डिस्टेंस बताओ, या मिरर या इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ। पर्सन और इमेज की डिस्टेंस बताओ, पर्सन और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मिरर से
ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है। तो अगर आप सुबह सुबह अपने घर में मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर से दूर जाओ तो जो आपकी मिरर के अंदर इमेज है वो भी दूर जाएगी। आप करीब आओ तो वो भी करीब आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर रखना है मिरर से। ठीक है, तो ये भी 40 सेंटीमीटर आगे आया पर्सन, तो उसकी इमेज भी 40 सेंटीमीटर आगे आ गई। तो मिरर से अब ये 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ग्लास स्लैब है और बाहर एयर है। ठीक है, ग्लास स्लैब से ये लाइट रे क्या हो रही है, ग्लास स्लैब से होते हुए इस सरफेस पे आई और अब 3 रास्ते हैं पी क्यू आर। अब आपको बताना है कि वो किस रास्ते से जाएगी। ठीक है, अब ये ग्लास है और बाहर एयर है, ऐसा यहां लिख दिया है। ठीक है, ग्लास स्लैब और एयर। तो इन द डायग्राम शोन बिलो ए बीम ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इनसाइड ए ग्लास स्लैब टू एयर, विच ऑफ द मार्क्ड पाथ विल द रे ऑफ लाइट टेक एज इट एमर्जेस फ्रॉम द ग्लास स्लैब। तो जब ये लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो ये इन तीनों में से कौन सा रास्ता अडॉप्ट करेगी, अपनाएगी। अब बताइए, अब यहां देखो कंसेप्ट पे पूछा है क्वेश्चन। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, रेयरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। अब आपको बस ये बताना था कि ग्लास और एयर में कौन रेयरर है कौन डेंसर। तो जाहिर सी बात है ग्लास डेंसर हुआ और एयर जो है वो रेयरर मीडियम। अब एरो देखकर साफ पता चल रहा है कि ग्लास टू एयर लाइट जा रही है, यानी डेंसर टू रेयरर। तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, तो जाना था सीधे दूर बेंड हो गई। तो दूर ये होगा नहीं, ये होगा नॉर्मल से दूर ना, तो नॉर्मल से दूर यानी अब ऐसे जाएगी। तो आपका सही रास्ता क्या है, आर। और आर है तो हमने आर पे टिक कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब बताओ आपका आंसर सही था क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर लास्ट में 30 क्वेश्चन में 30 किसके सही हुए, किसके 25 हुए, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि पता चले कि कौन बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है ना। तो अपने जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख देना। जैसे आपके 30 में 22 क्वेश्चन सही सही, तो आप लिख दो 22। ठीक है, चलो अगला। अब ये डायग्राम दिया है, विच डायग्राम बिलो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो ये देखिए यहां आपको एक क्या दिख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप दिख रहा है ना, लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, माइक्रोस्कोप नहीं लेंस। अब लेंस में क्या हो रहा है, हमने धूप में लेंस रखा तो जो सनलाइट आ रही है वो तो पैरेलल लाइट रेज होंगी, लेकिन ये सारी जाकर एक पॉइंट पर क्या हो गई, कन्वर्ज। और इस यहाँ आप देख रहे हो यहाँ तो अंधेरा हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो गई, तो यहाँ आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है, यही है ब्राइट स्पॉट। बाकी सब जगह अंधेरा और ये आपको ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पी क्यू आर में से कौन इस फिनोमिना को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा रे डायग्राम। अब बताओ सन को हम क्या मानेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है, सन इज अ ऑब्जेक्ट फॉर अस, तो सन की डिस्टेंस को क्या लेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब सन इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब सन, ये मान लो सन है। ठीक है, तो सन से निकलने वाली लाइट रेस क्या है, इन्फिनिटी पर दूरी पर है सन। सन कितनी दूरी पर, इन्फिनिटी पर है, तो सन से निकलने वाली लाइट रेस हमारे लिए क्या होंगी, पैरेलल। अब हमने यहाँ लेंस पकड़ के रखा है धरती पर, तो ये पैरेलल लाइट रेस जब पास होंगी तो जो लेंस होता है मैग्नीफाइंग लेंस, उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो वो सारी पैरेलल लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, मिला देगा, कन्वर्ज कर देगा, और जहां मिलाएगा वहां ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो ये ऐसा केस है। तो यहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है, पहले में, दूसरे में कि तीसरे में, तो जाहिर सी बात है पहले केस में यानी पी में। तो ये आपका आंसर होगा क्या, पी, ओनली पी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। यहां आप देख रहे हो एक इंसान है जिसके हाथ में भाला है, वो भाले से मछली का शिकार करना चाह रहा है। अब वो जो हंटर है उसको मछली यहां दिखाई दे रही है ये, तो वो भाला कहां चलाए
कि सचमुच में मछली मर जाए, तो अब आपको बताइए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुआ कि नहीं? सर भाला कहाँ चलाएगी? तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये पानी है और बाहर एयर है, तो पानी में ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब पानी से जब लाइट रे निकलेगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। हाँ सर, रिफ्रैक्शन होगा। तो एक्चुअली में मछली तो यहां थी, लेकिन इससे निकलने वाली लाइट रे क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से किधर जा रही है? रेयरर। तो डेंसर से रेयरर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो मछली है यहाँ पे, लेकिन इस भाला हंटर को, है ना, भाला फेंकने वाले को मछली यहाँ ऊपर दिखाई देगी, तो ये मछली की इमेज दिखाई दे रही है। तो अगर वो भाला यहाँ चलाएगा तो मछली को नहीं लगेगा, मछली तो यहाँ है, उसके इमेज को लगेगा। इमेज से क्या होगा? तो उसको भाला चलाने के लिए उसको थोड़ा नीचे चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो टू हिट द फिश ही शुड टेक एम एडजस्टिंग फॉर द फिश मोशन एंड एग्जैक्टली एट द डेप्थ वेयर द फिश अपीयर। जहां उसको फिश नजर आ रही है वहीं भाला चलाने पे होगा? नहीं, क्योंकि वो फिश नहीं है, उसमें फिश की इमेज दिखाई दे रही है। फिश तो एक्चुअली में नीचे है। ए लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, ए लिटिल अबव वेयर द फिश अपीयर्स टू बी, एट द फिश आई एग्जैक्टली वेयर इट अपीयर्स टू बी। तो यहाँ आंसर होगा कि जो मछली है, ऑब्जेक्ट है, वो इस इमेज के नीचे है ना। क्लियर? तो हमको भाला भी नीचे चलाना होगा, जहां मछली दिख रही है उसके थोड़ा नीचे। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ए लिटिल बिलो, हमारा बी ऑप्शन होगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। गांव में गए, ठीक है, लिया भाला, अब तालाब में आपको मछली दिख रही है, तो जो दिख रही है वो मछली की इमेज दिख रही है, मछली एक्चुअली में उससे थोड़ा सा नीचे है। तो आपको जो दिख रही है उससे थोड़ा नीचे आपको भाला चलाना होगा, तब जाकर मछली को लगे, नहीं तो मछली की इमेज को लगेगा, वो उससे मछली नहीं मरेगी। ठीक है, अगर आपकी इमेज मिरर में दिख रही है तो मिरर में कोई भाला चलाए तो आप थोड़ी मरोगे, है ना। बात समझ में? बस वही केस है यहाँ। तो यहाँ रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल था ये। ठीक है, अब एक केस बेस्ड है, केस बेस्ड में भी डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है और आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो यहाँ एक्वेरियम का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ ये जो ग्लास जिसमें पानी है उसमें पेंसिल डुबोने पे पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। इफ यू हैव एन एक्वेरियम ऑफ फिश बॉल एट होम यू माइट नोटिस द फिश लुक्स बिगर व्हेन यू लुक थ्रू द साइड्स। एक्वेरियम में जब साइड से देखोगे तो मछली बड़ी नजर आती है। ठीक है, नाउ टेक ए पेंसिल एंड प्लेस इट इन ए इंक्लाइंड पोजिशन इन ए ग्लास टम्बलर, जैसा कि यहाँ लिखा है, एंड फिल द ग्लास टम्बलर विथ 3/4 ऑफ वाटर। अब इस ग्लास टम्बलर में पानी भर दीजिए, उसमें पेंसिल डाल दीजिए, तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देगी। तो मछली जो एक्वेरियम है उसको साइड से देखने पे मछली का बड़ा दिखाई देना, पानी से भरी ग्लास में जो रखी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कौन सा फिनोमिना हो रहा है? ठीक है, अब आपने ये केस बेस पढ़ लिया, समझ लिया। अब पहला क्वेश्चन पूछा है क्या? एक्सप्लेन द फिनोमिना बिहाइंड द ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा फिनोमिना हो रहा है? लाइट का रिफ्लेक्शन कि लाइट का रिफ्रैक्शन? तो इसका आंसर होगा, बहुत सही, आप लोगों ने सही सुना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये जितने भी एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में अभी आपने देखे, कौन से? ये वाला एग्जाम्पल, एक्वेरियम में मछली बड़ी दिखाई देती है जब साइड से देखते हैं। ठीक है, पानी से भरी ग्लास में पेन, पेंसिल, चम्मच रखने पर टेढ़ा दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, कि जब आप किसी तालाब में आप ऊपर से चीज़ों को देखो तो वो क्या होगा? तालाब की जो गहराई है वो कम नज़र आएगी, एक्चुअल में तालाब ज़्यादा गहरा है। जो मछली है वो मछली की इमेज दिखाई दे रही है, मछली उससे नीचे है। तो ये सभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फिनोमेना था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब उसी केस बेस्ड देखो, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 भी इसी पे है। स्टेट स्नेल्स लॉ। बहुत सिंपल है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है?
जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना, तो जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी साइन का वैल्यू यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो यहां मीडियम का पेयर था, मान लेते हैं ये एयर और ये ग्लास, ठीक है। तो जब जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तब तब आई और एंगल आर के साइन वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और यही कांस्टेंट इस ग्लास का या सेकंड मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a given pair of medium for a given color। मीडियम का जो पेयर है, पेयर मतलब दो मीडियम है ना, एयर ग्लास है ना, एयर अल्कोहल या ग्लास अल्कोहल, कोई भी दो मीडियम, लेकिन वो फिक्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बदल रहे हो बार बार। तो किसी दो मीडियम के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड मीडियम का पहले के मीडियम के रेस्पेक्ट में, यानी n/1 बताता है, और इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब उसी केस बेस पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ का मतलब ये उसका साइज है, डिस्टेंस मत समझ लेना, डिस्टेंस तो ये है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं, -25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस लेते हैं, तो +5 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा प्लस लेंगे, +10 सेंटीमीटर। आपको इमेज का पोजीशन और नेचर बताना है, तो क्या लगाएंगे बताओ। लेंस का केस है, लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - u, तो ये माइनस हो जाएगा 1/u, 25 = +1/10, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 = +1/10, 1/v = +1/10 माइनस 1/25, 1/v = अब 10 और 25 का एलसीएम ले लो, 10 और 25 का एलसीएम आप भी करो सॉल्व, 2 5 जा, ये 25, ये 5 बन जा, 5 5 बन जा, 1 2 5 जा 10, 10 50 हो गया। तो ये 10 से 5 टाइम्स जाएगा, -25 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 3/50 आ गया, 3/50 प्लस में आया, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, +50/3, ठीक है। ये आ गया आपका इमेज का पोजीशन, क्लियर। तो ठीक, अब आपको पोजीशन के बाद नेचर ऑफ इमेज बताना। नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन होता है क्या, लेंस के केस में v/u, तो v कितना है, v आपका +50/3 है, u कितना है, u आपका माइनस है कितना 25, ये हो जाएगा माइनस, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा -2/3। तो ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है साइन कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, और 2/3 यानी वैल्यू 1 से कम होगा, तो यानी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, ठीक है। ये हमने नेचर बता दिया, ठीक। ये दो आंसर हमारा आ गया, दोनों पूछा था, पोजीशन भी निकाल लिया और नेचर ऑफ इमेज बता लिया, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लिया। अब सेकंड केस बेस्ड,
केस बेस्ड भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही है, क्योंकि इसमें जो पैराग्राफ जो केस दिया उसको स्टडी करके पढ़ के तब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सेकंड केस बेस्ड, शशांक वेंट टू ऑप्टिशियन, शशांक ऑप्टिशियन के पास गया अपनी आंखें चेक कराने। ही ऑब्जर्व दैट द डॉक्टर कंबाइन टू लेंसेज, डॉक्टर ने दो लेंस कंबाइन कर दिया, एंड पुट दीज इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, और दोनों लेंस को कंबाइन करके उसकी आंखों के सामने या आगे रख दिया, सो दैट, इसलिए कि शशांक कुड सी क्लियरली, ताकि वो क्लियरली देख पाए। अब दोनों लेंस का जो पावर है, ठीक है, वो क्या था, 3 डायप्टर और 4 डायप्टर। मतलब ये माइनस है एक्चुअल में यहां तो जो दोनों लेंस का पावर है वो एक का -3 डायप्टर, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस -3 डायप्टर, एंड पावर ऑफ सेकंड लेंस इज +4 डायप्टर। ठीक है, तो अब ये जो लेंस का क्या बन गया, ये तो लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, लेंस कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब एक लेंस नहीं है, दो लेंस है। ठीक है, तो जब लेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो बस क्या करते हैं, जोड़ दो, साइन सही रखकर जोड़ दो। ठीक है, तो आपको दोनों लेंस के कंबाइंड पावर पता चल जाएगी। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बी, यानी कि जब दोनों लेंस अलग अलग हैं तब, अब पहला लेंस का पावर क्या है, माइनस, तो माइनस पावर किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, तो पहला लेंस कॉनकेव है मतलब कन्वर्जिंग नेचर का है। दूसरा लेंस का पावर प्लस में है, तो प्लस में किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग नेचर का। तो जब दोनों अलग अलग थे तो पहला लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है, दूसरा लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है, हमने पावर देख के पता लगा लिया। लेकिन जब अब दोनों लेंस को कंबाइन कर देते हैं और वो जो लेंस कंबाइन हुआ उस लेंस का नेचर क्या होगा, तो पहले पावर निकालो। तो जब लेंस को कंबाइन कर देंगे तो पावर कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दो लेंस है तो P1 प्लस P2, तीन होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3, साइन के साथ रखना है। ठीक है, तो P1 पहले लेंस का पावर कितना है साइन के साथ, तो -3 डायप्टर, प्लस दूसरे लेंस का पावर क्या है, +4 डायप्टर, ये हो जाएगा -3 और प्लस 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 4, तो -3 + 4 यानी +1 डायप्टर, यानी लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका पावर क्या है, +1 डायप्टर। तो प्लस क्या बता रहा है कि जो कॉम्बिनेशन का लेंस है वो कन्वर्जिंग होगा, कन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो हमारा लेंस का कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन का लेंस है उसका पावर प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आने का मतलब कि वो मिला जुला के क्या हुआ, वो तो कन्वेक्सी लेंस बन गया, है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर, तो कन्वर्जिंग नेचर होगा। Which of these will be the focal length of the combination of lens शशांक has to wear। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करके शशांक उसे वियर कर रहा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको पावर चाहिए। तो जो कॉम्बिनेशन लेंस है, लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका पावर हमने अभी निकाला, कितना निकला, +1 डायप्टर, तो फोकल लेंथ क्या होगा 1/p, 1/1, ठीक है, तो ये कितना आएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा 1 मीटर, +1 मीटर, तो +1 मीटर का मतलब है +100 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, क्लियर, चलो अगला केस बेस्ड, विच ऑफ, मतलब अगला केस बेस्ड मतलब उसी केस बेस्ड में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेगेटिव साइन इन द पावर -3 डायप्टर सिग्निफाई। आपको जब बोला गया कि पावर में ये जो -3 जो है साइन, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब बोला गया किसी लेंस का पावर -3 डायप्टर है तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द फोकस इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, द फोकस इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट,
The principal focus is situated outside the principal axis. The focal length is on one side of the lens is smaller than on the other. क्या होगा सही आंसर? तो पावर अगर किसी लेंस की माइनस में है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा है? कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। तो जिसके वजह से जो उसका फोकस है वो किधर होता है? वो उधर ही होता है जिधर ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइट रेस जो पैरेलल है ये कहाँ से आ रही थी? इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट था, उधर से आ रही थी ये लाइट रेस, और ये डाइवर्ज होकर ऐसे जा रही हैं। लेकिन इनको देखने पर, इधर से देखने पर लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से ये निकल रही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? फोकस। तो फोकस किधर है? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस है। तो फोकस इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। आपका आंसर होगा ए। ठीक है। फिर विच ऑफ द टू लेंसेज कैन फॉर्म ए रियल इमेज? कौन रियल इमेज बनाएगा? अब आप बताओ क्या होगा आंसर? रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है? रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? बताओ। हाँ सर होता है। तो इसका मतलब कि ये लेंस जिसका पावर माइनस है ये तो बनाएगा नहीं। ओनली द लेंस विथ पावर +4 डायोप्टर। ठीक है। बोथ लेंस नहीं, नाइदर ऑफ द लेंस, ये भी गलत, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर से मैच करो। तो बोला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। तो ये हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, इसका पॉइंट ओ कहाँ है? तो पी है, ये ओ है, ये है पॉइंट ओ। ठीक है, क्लियर? अब इस पॉइंट ओ पर जो लाइट रे है, अब आप देखो इस सरफेस के क्या है? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो फिर ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। तो एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पूछा था, तो वो कई बच्चे 90 टिक करते हैं, जबकि होगा 0 डिग्री, है ना। देखो आप, सिंपल सी बात है कि मान लो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के हमेशा नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया नॉर्मल। ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, अभी इस इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री। अब मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा ऊपर कर दूं तो एंगल क्या हो गया? कम, 45 डिग्री। फिर मैंने इसे और ऊपर कर दिया 30 डिग्री, 20 डिग्री, तो ये कम होता जा रहा है। और जब ये इंसिडेंट रे एकदम बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी जैसा नॉर्मल वैसा इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे है तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रही है, मिरर सरफेस के इंसिडेंट तो परपेंडिकुलर कर रही है, लेकिन नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना हो गया? 0। बस वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करना था, तो एंगल 0 होगा, 90 नहीं होगा। कई बच्चे 90 टिक करते हैं। 90 का मतलब समझ रहे हो? नॉर्मल से ना मेजर करते हैं ना एंगल, तो जब लाइट रे ऐसे आए तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन ये इसको मैं अगर ऊपर करता जाऊं, देखो एंगल कम हो रहा है। और जब लाइट रे ऐसे आएगी जैसे नॉर्मल है, तो लाइट रे इंसिडेंट तो परपेंडिकुलर कर रही है, लेकिन उसने नॉर्मल के साथ एंगल तो 0 बनाया। तो यही आंसर होगा कि यहाँ इस सरफेस पे पॉइंट ओ पर लाइट रे इंसिडेंट तो नॉर्मल कर रही है, परपेंडिकुलर कर रही है, इस वजह से नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो 0 होगा, इसीलिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 टिक करेंगे। ठीक है। लेकिन इस सरफेस पे 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ अब ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ अब ये जो इंसिडेंट रहे उसने कुछ एंगल बनाया, लेकिन यहाँ नहीं बनाया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A glass slab made of material of refractive index N1 is kept in a medium of refractive index N2. A light ray is incident on the glass slab. ठीक है। तो हमने क्या लिया? एक ग्लास स्लैब लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ठीक है। और उसे ऐसे मीडियम में रख दिया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अब यहाँ आपको 3 पॉसिबिलिटी दी है, और तीनों पॉसिबिलिटी के लिए आपको क्या बनाना है? रेज ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब आपको ड्रॉ करना है। तो पहला देखो क्या है? N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है।
यानी मान लेते हैं N1 क्या है, ग्लास स्लैब, ठीक है। तो पहला केस ये रहा ग्लास स्लैब, ये रहा ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ये पहला केस मैं बना रहा हूं, ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, क्योंकि हमने इसी मीडियम में डुबो दिया। अब ये कह रहा है कि N1 ज्यादा है, N1 ज्यादा है, इसका मतलब ये डेंसर हो गया, और N2 वैल्यू कम है, मतलब ये रेयर मीडियम हो गया। तो इसका मतलब लाइट किधर से किधर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। जब रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट रे का पाथ क्या होगा, तो रेयर से डेंसर जाते समय लाइट रे जो होगी वो क्या जाना था सीधे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये डायग्राम पहले केस का है, ठीक है। सेकंड केस में N1 N2 बराबर है, तो जब N1 N2 बराबर है तो लाइट रे जो इंसिडेंट होगी वो तो सीधे गुजर जाएगी बिना किसी बेंडिंग के, है ना, क्लियर। लाइट रे में कोई बेंडिंग होगी नहीं, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो ये दूसरे मीडियम दूसरे केस के लिए पाथ ऑफ रे लाइट है, ठीक है। तीसरा केस, बाहर N2 मतलब बाहर का मीडियम, उसकी वैल्यू ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वो डेंसर हो गया, और अंदर N1 उसकी वैल्यू कम है तो वो रेयर हो गया। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। तो ये आपका डायग्राम होगा, ठीक है। तो बस आपको ये चेक करना था कहाँ रेयर से डेंसर वाला केस है और कहाँ डेंसर से रेयर वाला केस है। रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखो, आपने कंसेप्ट तो पढ़ा था, लेकिन अब आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा है और डायग्राम बनाना था, तो एनालाइज करना पड़ा, तो हुआ ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसको आपने ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, मतलब ग्लास स्लैब ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अगल बगल N2, और अगल बगल जो N2 मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जो वैल्यू है वो कम है, मतलब वो रेयर हो गया, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो डेंसर हो गया। तो इस तरीके से एनालाइज करना था कि ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो ये डायग्राम दिया है जिसमें अलग अलग मीडियम दिए हैं, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, और उस मीडियम में जो लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रही है वो एंगल 1, 2, 3, 4, ये भी 4। अब ये बोला है कि जो एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल है और वही एंगल 4 के भी इक्वल है, यानी एंगल 1, 3 एंड 4 आर इक्वल, ठीक है। और जो एंगल 1 है और 2 है अगर उसको कंपेयर करें तो एंगल 1 बड़ा है और 2 एंगल छोटा है। अब इससे सीखा क्या आपने, तो अगर ये एंगल 2 1 से छोटा है, इसका मतलब कि ये तभी छोटा हुआ जब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तभी तो एंगल कम हो गया, और लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई उसके वजह से ये एंगल छोटा हो गया, कम हो गया, मतलब कि ये आपका डेंसर मीडियम है, किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले मीडियम के कंपैरिजन में। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1, और मीडियम 1 में एंगल 1 3 और 4 के बराबर है। इसका मतलब कि जो डेंसिटी मीडियम 1 की है वही डेंसिटी 3 और 4 की भी है ना। 4 मतलब वापस से मीडियम 1 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई भाई, एंगल सेम होने का मतलब कि मीडियम की डेंसिटी सेम है, और एंगल बदल गया तो डेंसिटी भी बदल गई। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है कि एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, यानी जब ये एंगल 1 था और जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो नॉर्मल से एंगल कम हो गया। तो नॉर्मल की तरफ बेंड तभी होती है जब लाइट किधर से किधर जाए, रेयर से डेंसर। तो इसका मतलब मीडियम 2 मीडियम 1 से डेंसर है, और मीडियम 1 और मीडियम 3 दोनों का एंगल बराबर है 1 और 3, तो 1 और 3 की डेंसिटी बराबर होगी। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 which is equal to the density of medium 3। मीडियम 1 और मीडियम 3 दोनों
की डेंसिटी बराबर है और दोनों की डेंसिटी मीडियम 2 से कम है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो मीडियम 1 इज द डेंसर देन मीडियम 3, गलत। मीडियम 1 3 से ज्यादा डेंसर है, गलत। मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, गलत। मीडियम 3 इज द डेंसर देन मीडियम 1, गलत। मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, ठीक है। क्यों 1 और 3 सेम मीडियम? इसीलिए है क्योंकि दोनों में एंगल बराबर आ रहा है। बट मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1 एंड 3। हाँ बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। सर आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। असर्शन रीजन का है, तो आइए असर्शन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं। और अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, आपको आंसर पता चल जाएगा इसका भी, तो आपका जो स्कोर है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, ताकि पता रहे कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो असर्शन पढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। यहां क्या लिखा था? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये तो गलत हो गया। एंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, गलत। जब डेंसर से रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, यहाँ टुवर्ड्स लिखा था, तो स्टेटमेंट फॉल्स, असर्शन फॉल्स। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हुआ एक ही ऑप्शन सही होगा, वो है डी ऑप्शन। पढ़ने की भी जरूरत नहीं रीजन को, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। रीजन क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम देन दैट ऑफ डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही। मीडियम जितना डेंस होगा, गाढ़ा होगा, लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। आपको बोला जाए पानी में चलो, फिर मैं बोलूं कि सीमेंट का जो घोल है उसमें दौड़ो, है ना, तो सीमेंट के घोल में आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। क्यों? सीमेंट का जो घोल है वो पानी से ज्यादा डेंस है, तो आपकी स्पीड कम हो गई। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। और इस तरीके से हमने लाइट चैप्टर के 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, सॉल्व किए, कंसेप्ट लगाए। और अब आपको इतना पता चल गया कि सीबीएसई किस लेवल का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछता है। कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे हर चैप्टर फिजिक्स के उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सेशन को जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।